तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है उत्तर मुगल कालीन मुगल बादशाह। हम बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल बादशाह की, अर्थात जो अंग्रेजों के आने के बाद कौन कौन से मुगल बादशाह रहे बाद में, उनके बारे में बात करेंगे। पहले हमारे बहादुर शाह प्रथम थे, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, जिसे आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। फिर आता शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो इस तरह हम 11 उत्तरकालीन मुगल बादशाहों की बात करें। पहले हैं बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासनकाल हमारे 1707 से 1712 तक रहा। इनका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम। और इनको 2 उपाधियाँ मिली हुई थी, शाह ए बेखबर और दूसरी शाह आलम प्रथम। बहादुर शाह प्रथम क्या था? अपने भाई आजम को जाजाऊ के युद्ध में हराकर बादशाह बनता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम अपने भाई के साथ एक युद्ध लड़ता है, युद्ध का नाम है जाजाऊ का युद्ध, और जाजाऊ के युद्ध में जीत कर क्या है, वह बादशाह बनता है बहादुर शाह प्रथम। उत्तर मुगलकालीन बादशाहों की बात करें तो बादशाह सबसे बड़ी आयु में बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बनता है। कितने साल की उम्र में? 63 साल की आयु में जाके भारत का मुगल बादशाह बनता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। जो बहादुर शाह प्रथम है, इसने जोधपुर के राजा अजीत सिंह तथा सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता भी किया था। किसके साथ समझौता किया? अजीत सिंह के साथ और गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों के साथ बहादुर शाह प्रथम ने समझौता किया था। फिर आते जहांदार शाह की बात करें तो इनका शासनकाल 1712 से 1713 तक, मतलब 2 साल ही रहा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते थे। जहांदार शाह को क्या कहते थे? लंपट मूर्ख। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की सहायता से बादशाह बना था। जहांदार शाह क्या था? जो जुल्फिकार खां है, इसकी हेल्प से, इसकी सहायता से क्या बनता है? बादशाह बनता है। फिर आगे आते हैं फर्रुखसियर। कौन? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर की बात करें तो उनका शासनकाल था 1713 से 1719 तक। तो फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक था? 1713 से 1719 तक। फर्रुखसियर क्या था? सैयद बंधुओं की सहायता से बादशाह बनता है। और आप पूछेंगे सैयद बंधु कौन है? तो सैयद बंधु में 2 भाई है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़ा भाई हमारे मोहम्मद अब्दुल खां और छोटा भाई हुसैन कुली खां। तो बड़ा भाई तो हमारे मोहम्मद अब्दुल्ला खां और छोटा भाई है हुसैन अली खां। तो हुसैन अली खां है मोहम्मद अब्दुल्ला खां का छोटा भाई था। फिर बात करें फर्रुखसियर की, तो फर्रुखसियर ने शासक बनने के बाद, जब फर्रुखसियर शासक बन गया, तो शासक बनने के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला को अपना वजीर या फिर दीवान और हुसैन अली खां को अपना मीर बख्शी और या फिर मुख्य सेनापति बना लेता है। तो फर्रुखसियर ने दोनों भाई को क्या क्या बना दिया? मोहम्मद अब्दुल्ला को तो अपना वजीर या दीवान बना लिया और हुसैन अली खां को अपना मीर बख्शी या फिर मुख्य सेनापति बना लेता है। फर्रुखसियर ने सिख नेता जो बंदा बहादुर है, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आप याद रखेंगे, फर्रुखसियर ने क्या किया? जो बंदा बहादुर है सिख नेता, उनकी क्या की? बेरहमी से हत्या करवा दी थी। बंदा बहादुर का असली नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का असली नाम क्या था? लक्ष्मण देव। गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने ही सिखों का नेतृत्व किया था। किसकी? हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के बाद हमारे सिख का नेतृत्व किसने संभाला? हमारे बंदा बहादुर ने। और फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की बेरहमी से हत्या करवा दी थी। सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से क्या? फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। फिर सैयद बंधुओं ने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर की तो हत्या करवा दी, क्योंकि फर्रुखसियर एक सही बंदा नहीं था। इसीलिए फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से याद किया जाता है। क्या? क्यों? क्योंकि इससे घृणा भी की जाती है। और कैसे घृणा की जाती है? कायर के रूप में। तो इसको घृणित कायर भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे परीक्षा में घृणित कायर किसे कहेंगे? हम फर्रुखसियर को घृणित कायर कहेंगे। फिर आते हैं हमारे रफ़ी-उद-दरजात। तो रफ़ी-उद-दरजात की बात करें तो इनका शासनकाल 1719 से 1719 में 2-4 महीने के लिए ही रहा था। सैयद बंधुओं ने क्या? फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। हत्या करने के बाद रफ़ी-उद-दरजात को शासक बना दिया। अब रफ़ी-उद-दरजात ने क्या किया? मराठों से संधि कर ली। अब उत्तर मुगलकालीन जो बादशाह है, उनमें सबसे कम शासनकाल हमारे रफ़ी-उद-दरजात का था।
अर्थात रफीक दर्जात ने 1719 में फरवरी से जून तक ही शासन किया, ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। फिर आता है रफीउद्दौला। और रफीउद्दौला की बात करें तो इनका शासनकाल भी छोटा ही था, जून से दिसंबर। तो जब रफीक दर्जात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफीउद्दौला को शासक बनाया और वो भी बहुत छोटे समय तक ही शासक बना। फिर आते हमारे कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला की बात करते हैं, इनका शासनकाल 1719 से 1748 तक रहा। कब से कब तक? 1719 से 1748 तक हमारे मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल रहा। रफीउद्दौला की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया गया। इनको वैसे भी रंगीला नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला क्या सैयद बंधुओं की या सैयद भाइयों की सहायता से राजा बनता है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में लोगों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि एक कमज़ोर मुग़ल बादशाह था और कौन कौन आपने अपने नए नए राज्य की स्थापना की। और कौन कौन से राज्य थे? जैसे हैदराबाद ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया, फिर अवध, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, रुहेलखंड। तो इस प्रकार राजाओं ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया कि मुग़ल साम्राज्य क्या कमज़ोर होता जा रहा है। तो छोटे छोटे राज्य थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अपने अपने राज्य की स्थापना कर ली। इसी के दौरान क्या है, जो हमारे विदेशी राजा था कौन, नादिर शाह, ठीक है, वह दिल्ली पर आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था मोहम्मद शाह रंगीला एक बहुत ही कमज़ोर राजा है। तो इस वजह से क्या है, नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। अहमद शाह अब्दाली ने भी 1748 में दिल्ली पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि इसी समय पर क्या, भारत बहुत कमज़ोर स्थिति में था। अब जो राज्य स्थापित होते उनकी बात करें, हैदराबाद की स्थापना हमारे चिनकिलीज खां ने की थी। संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खां। अवध की बात करें तो अवध के संस्थापक कौन था? सादत खां। इसको शहादत भी कैसे कहते हैं, सादत खां भी कह सकते हैं। सादत खां को बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। जो अवध के संस्थापक थे सादत खां, इनको किस नाम से जाना जाता है? बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। फिर आते बंगाल। बंगाल की बात करें तो बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक की बात करें तो सादत उल खां कर्नाटक के संस्थापक थे। भरतपुर के बदन सिंह थे। भरतपुर का एक संस्थापक कौन रहे? बदन सिंह। किसके टाइम पे? हमारे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे। फिर आता रुहेलखंड। रुहेलखंड की बात करें तो इसके संस्थापक अली मोहम्मद खां और वीर दाऊद दोनों ने मिलकर की थी। रुहेलखंड के संस्थापक कौन थे? अली मोहम्मद खां और वीर दाऊद। और अली मोहम्मद खां कौन था? वीर दाऊद का ही बेटा था। फिर आता करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध हमारे 24 फरवरी 1739 में होता। करनाल का युद्ध कब हुआ? 24 फरवरी 1739 में हुआ। किस किस के मध्य? नादिर शाह और मुगलों के बीच है। नादिर शाह और मुगलों के बीच करनाल का युद्ध हुआ। करनाल के युद्ध की बात करें तो करनाल के युद्ध के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मुगलों की तरफ से चिनकिलीज खां ने करनाल के युद्ध में भाग लिया, अर्थात चिनकिलीज खां मुगल सेनापति बना। जो करनाल है तो करनाल के युद्ध में मुगल सेना हार गई। चिनकिलीज खां ने नादिर शाह को 50 लाख रुपए देकर वापस भेजने की कोशिश की। शहादत खां, जिसको बुरहान मुल्क भी कहते हैं, इसने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए कहा था और उन्होंने कहा कि दिल्ली इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यदि आप आक्रमण करेंगे तो आपको बहुत सारी धनराशि मिलेगी। तो नादिर शाह ने शहादत खां से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। जो बुरहान मुल्क है शहादत खां, इससे के 1 करोड़ रुपये मांगे थे। तो बुरहान मुल्क के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो शहादत खां बुरहान मुल्क की इसी वजह से आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उससे 1 करोड़ रुपये मांगे गए। और आप सोच सकते हैं किस समय की बात है, आज से 300 साल पहले 1 करोड़ की कीमत आज के कम से कम 10,000 करोड़ के बराबर हुआ करती थी। नादिर शाह दिल्ली से क्या है, कोहिनूर हीरा लूट कर ले जाता है। क्या? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, ये दोनों के दोनों क्या करता है? लूट के अपने देश ले जाता है। फिर आते हैं हमारे अहमद शाह। अहमद शाह की बात करते हैं 1748 से 1754 तक इनका शासनकाल रहा। अहमद शाह के शासनकाल में एक नर्तकी थी उधम बाई, जो उधम मचाती थी। तो नर्तकी उधम बाई दिल्ली के शासन कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा उधम मचा के रखते थे, नाम ही उधम बाई। फिर हमारे आते हैं आलमगीर द्वितीय। कौन आते हैं? आलमगीर द्वितीय। शासनकाल इनका 1754 से 1759 तक रहा। इमाद उल मुल्क ने दरबार में आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी थी। किसने? इमाद उल मुल्क ने क्या किया? दरबार में आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। फिर आते हैं हमारे शाह आलम द्वितीय, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहे।
शाहआलम द्वितीय। तो इनके शासनकाल की बात करें 1759 से 1806 तक इनका शासनकाल रहा। शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध में भी भाग लिया था। क्या? बक्सर का युद्ध था 1764 का, उसमें भी भाग लिया था। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ इलाहाबादी संधि भी की थी। आपको याद होनी चाहिए इलाहाबादी संधि। तो शाह आलम द्वितीय ने 1765 से 1772 तक इलाहाबाद में अंग्रेजों से पेंशन लेके रहा। 1765 से 1772 तक अंग्रेजों से पेंशन लेके रहा। 1772 में, या 1772 में जो महादजी सिंधी है, उन्होंने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में पुनः स्थापित किया था। तब 1772 में शाह आलम द्वितीय ने वापस से मुगल बादशाह बनाया था। किसे? शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में। एक रोहेला सेनापति गुलाम ने, ठीक है, शाह आलम द्वितीय की आंखें फोड़ करके उसे अंधा कर दिया था। कई बार एक परीक्षा में भी पूछा जाता है, एडिशनल चीजें ये। मराठों ने शाह आलम द्वितीय की सहायता की और रोहिला क्या सेनापति गुलाम की हत्या कर दी। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर वापस अधिकार कर लिया और 1800 में शाह आलम द्वितीय की फिर मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं हमारे अकबर द्वितीय। याद हो आपको, राजा राममोहन राय से संबंधित है ये। अकबर द्वितीय की बात करें तो 1800 से 1833 तक इनका शासन रहा। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और ये अंग्रेजों के पेंशन से जिंदा रहते थे। अंग्रेजों की पेंशन खा के अपना समय निकाल रहे थे। इनको पेंशन कम मिलती थी, इनको लगता था ऐसा। तो ये राजा राममोहन राय को कहते हैं कि आप जाइए और हमारी पेंशन बढ़वा के आइए लंदन। तो राजा राममोहन राय अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन जाते हैं और 1833 में राजा राममोहन राय की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, ब्रिस्टल के अंदर। फिर आता हमारा बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय की बात करें, शासनकाल 1836 से 1857 तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से कविताएं लिखता था, इसीलिए बहादुर शाह जफर भी कहते थे इनको। 1857 की क्रांति या विद्रोह के अंदर नेता के रूप में इन्होंने काम किया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को रंगून, जो म्यांमार है, उनकी जेल में बंद कर दिया और वहीं पर इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। तो इस तरह हमने उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के बारे में बात की जो औरंगजेब के बाद रहे भारत के अंदर, और इसमें कोई भी बहुत भी ज़्यादा शक्तिशाली या प्रभावपूर्ण नहीं रहा और उनकी कमी की वजह से अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपनी जड़ या पांव जमा लिए। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।